नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाई एके यूट्यूब चैनल पर। पॉलिटी से रिलेटेड 10 प्रश्न जो आपके स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड या फिर सेकंड ग्रेड या फिर आपकी जिस भी एग्ज़ाम नेट जेआरएफ लेवल के आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें काम आने वाले हैं। प्रश्न आते रहे हैं, आगे भी परीक्षाओं में आते रहेंगे। पहला प्रश्न देखिए, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण तरीके से पेश किया जाएगा, सही तरीके से पेश किया जाएगा। तो पहला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? प्लेटो ने क्या कहा था? प्लेटो ने कहा था कि जनसंख्या वाले पार्ट को हम देखें तो जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। वहीं रूसो कहते हैं 10,000 होनी चाहिए। अब देखिए, जनसंख्या कभी भी ऐसे आंकड़ों में निश्चित नहीं हो सकती, ठीक है। एक बात इसके लिए विद्वानों ने इस बात के लिए इनको थोड़ा सा ये देखा कि भाई 5040 का आंकड़ा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये फिक्स जनसंख्या का मामला नहीं हो सकता, ठीक है। इतनी होनी चाहिए कि वो किसी दूसरे देश से डरे नहीं, या फिर इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि उसमें खाने के संसाधन जो है, खाद्य सामग्री जो है वही कम पड़ जाए और वो देश में आपस में ही मारकूट शुरू हो जाए। तो 10,000 रूसो ने कहा था और 5040 किसने कहा था? प्लेटो ने, ठीक है। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा देखिए, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। स्वाभाविक संस्था है किसने कहा साहब? अरस्तु ने कहा। किसने कहा? अरस्तु ने। अरस्तु स्वाभाविक संस्था तो कहते ही हैं, साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि राज्य एक प्राकृतिक भी संस्था है और राज्य सभी संस्थाओं में श्रेष्ठ है। राज्य क्या है? सभी संस्थाओं में श्रेष्ठ है, पहली बात ध्यान में रखिएगा। दूसरा, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, अरस्तु ही कहते हैं। तीसरा, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। कैसी संस्था है? प्राकृतिक, जो सभी संस्थाओं में श्रेष्ठ है। ये कौन मानते हैं? अरस्तु। नेक्स्ट देखिए आपके लिए तीसरा प्रश्न, द स्टेट इज ए क्लास स्ट्रक्चर। राज्य क्या है? एक वर्ग संरचना है। किसने माना भाई? जो मार्क्सवादी थे ना, ठीक है, ये कहते हैं कि राज्य एक वर्ग संरचना है, एक क्लास स्ट्रक्चर है। और ये मार्क्सवादी कहते हैं कि राज्य संघर्ष का परिणाम है, कि राज्य में हमेशा दो पक्ष बने रहते हैं और संघर्ष चलता रहता है और उसी का परिणाम है संघर्ष। वर्ग संघर्ष, क्लास जो होती है इनमें वर्ग होते हैं, इनमें आपस में संघर्ष चलता रहता है। एक वर्ग संगठन दूसरे संगठन पर, वर्ग संगठन पर क्या रखता है? प्रभुत्व रखता है। ये सारी बातें किसकी है? मार्क्सवादी की है। कार्ल मार्क्स को आपने पढ़ा होगा या आप आने वाले दिनों में पढ़ेंगे तो आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि राज्य को वो मानते हैं एक क्लास स्ट्रक्चर है, एक वर्ग संरचना है। राज्य जो है वो परिणाम किसका है? राज्य संघर्ष का परिणाम है, संघर्ष का परिणाम है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कौन कहते हैं? अरस्तु। मानवता का विकास समाज में रहकर ही होता है। अरस्तु ने कहा था कि यदि कोई मनुष्य समाज में नहीं रहता है तो या तो वह मनुष्य नहीं है या फिर वो ईश्वर है। मनुष्य तो वो नहीं है, ठीक है। यदि समाज में रहेगा तो ही वो मनुष्य बन पाएगा। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कैसा प्राणी है? सोशल एनिमल है, सोशल एनिमल। तो मानवता, मनुष्य के लिए क्या आवश्यकता है भाई? मानवता आवश्यकता है, ह्यूमैनिटी आवश्यकता है। तो ये कब आएगी? उसका विकास कब होगा? जब वो किस में रहेगा? सोसाइटी में रहेगा, समाज में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए आपके लिए है पांचवा प्रश्न, फिफ्थ। पांचवा प्रश्न है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। ये कौन सोचते हैं? ये व्यक्तिवादी सोचते हैं भाई। राज्य एक क्या है? आवश्यक बुराई है, मतलब आवश्यक भी है और बुराई भी है, दो शब्द जुड़े हुए हैं इसमें। राज्य क्या है? आवश्यक भी है और बुराई भी है। कौन मानते हैं? व्यक्तिवादी। व्यक्तिवादी मानते हैं कि राज्य व्यक्ति के जीवन में, व्यक्तिवादी चाहते हैं कि राज्य व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप ना करे, हस्तक्षेप रखे। दूसरा, राज्य की शक्ति, ये सोचते हैं, ये मानते हैं कि राज्य की शक्ति व्यक्ति की स्वतंत्रता को मिटा देती है, उसको ध्वस्त कर देती है। तो व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक बुराई के रूप में देखते हैं। आवश्यक भी है और ये बुराई भी है। बुराई इसलिए है क्योंकि राज्य की शक्ति जो है वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को मिटा देती है। क्या कर देती है? मिटा देती है। इसलिए व्यक्तिवादी कहते हैं कि राज्य एक
आवश्यक बुराई है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, कौन कहते हैं? व्यक्तिवादी। नेक्स्ट देखिए, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका, सेकंड ग्रेड से लेकर फर्स्ट ग्रेड तक। आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, किसने कहा? लुई 14वें ने, लुई 14th। फ्रांस का ये राजा था। ये पूर्ण राजशाही की स्थापना करने के संबंध में इसे जाना जाता है फ्रांस में। इसने बोला था आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है। तो पूर्ण राजशाही मतलब राजा के ही पूरा कंट्रोल में, राजाशाही पूरा कंट्रोल में जो स्थापना जिस परंपरा की इसने की वो कौन था? लुई 14वां, जो फ्रांस से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 7th, क्या कहता है 7वां प्रश्न? कानूनी अधिसत्ता, लीगल सॉवरेनिटी किससे संबंधित है? ये शब्दावली, ये हॉब्स से संबंधित है। कानूनी अधिसत्ता, इसमें क्या होता है? राज्य के व्यक्ति या समूह को कानून घोषित करने का अधिकार हो। मतलब एक स्टेट है, उसमें या तो एक व्यक्ति है या व्यक्तियों का एक समूह है जो क्या कर सकते हैं? कानून की घोषणा कर सकते हैं, कानून घोषित कर सकते हैं। तो ये कानूनी अधिसत्ता, लीगल सोवरेनिटी जो शब्द है, जो शब्दावली है, ये हॉब्स से रिलेटेड है, थॉमस हॉब्स। नेक्स्ट देखिए, भारत में कानून अधिसत्ता किसके अधीन है? तो कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन है दोस्तों? संसद के। क्यों? क्योंकि संसद ही कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है भारत में। भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? संसद। तो भारत में कानून अधिसत्ता किसके अधीन है? संसद के अधीन है। नेक्स्ट देखिए, आपके लिए प्रश्न है, राज्य को समाज का सेवक मानता है कौन विद्वान? लॉस्की जो है, हेराल्ड लॉस्की जो है, ये कहते हैं कि राज्य समाज का सेवक है। मतलब राज्य जो संस्था है ये समाज की सेवा करने के लिए है। व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षक है कौन? राज्य। मतलब राज्य के लिए अच्छी अच्छी बात फूल झाड़ रहे हैं कौन? लॉस्की महोदय कहते हैं कि ये समाज का सेवक है। राज्य सोसाइटी है जो हमारी, हम जो मिलकर रह रहे हैं, आपस में मेल जोल करके रह रहे हैं, हमारे लिए सेवा करता है राज्य। दूसरा कहते हैं कि व्यक्ति या हमारे जो अधिकार हैं इनका संरक्षक है, इनकी रक्षा करता है, इनको सहेज के रखता है कौन? राज्य। लास्ट एक प्रश्न आसान सा है, मातृसत्तात्मक पितृसत्तात्मक, ये आपने पढ़ा होगा, सोशियोलॉजी कभी पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा। तो राजा महाराजाओं में ये चीज़ें जानी जाती थी। तो मातृसत्तात्मक सिद्धांत में महिला सदस्य परिवार की मुखिया होती है और आगे आने वाली पीढ़ी यानी आगे पैदा होने वाले बच्चों के नामकरण भी माँ के हिसाब से ही रखे जाते थे। उनको सारी संपत्ति माँ के हिसाब से ही मिलती थी। मतलब मातृसत्तात्मक, माँ की सत्ता क्या है? माँ की सत्ता। तो मातृसत्तात्मक सिद्धांत में महिला सदस्य ही परिवार का मुखिया होता है। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न थे दोस्तों आपके लिए। और सब्जेक्ट्स के भी मैं प्रश्न यहाँ पर डालने की कोशिश करूँगा। अब बिल्कुल मन तो ये कर रहा है कि आपके लिए डेली 6 से 7 वीडियोस में अपलोड करूं क्वालिटी कंटेंट के साथ में, ताकि आपको किसी परीक्षा में कोई परेशानी ना आए। यदि आप राजनीति विज्ञान से किसी अन्य सब्जेक्ट से भी संबंध रखते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, तो आप अपने कमेंट कर सकते हैं। मैं समय निकालूंगा आपके लिए कंटेंट डालूंगा। NCERT शुरू करने की पूरी प्लानिंग है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों। तो आपको जब तक कोई विज्ञापन नहीं आता है राजस्थान में, तो आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। NCERT में एक एक लाइन अच्छे से समझ के चलेंगे, ताकि आने वाली परीक्षाओं में हमें NCERT में से यदि कोई प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है तो हम उसको करने में सक्षम रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, शेयर भी करते रहिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। थैंक यू।